22 दिन में 7 राज्यों में 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में जितनी हड़बड़ी से की गई चुनाव के पहले, उससे ज्यादा हड़बड़ी से देश की 1/3 से ज्यादा आबादी के ऊपर क्यों थोपी जा रही है? एसआईआर की प्रक्रिया के लिए 1 ही महीने का समय क्यों निर्धारित किया गया है, जिसका दबाव बीएलओ पर पड़ रहा है और लोगों की जान जा रही है? देश के कई राज्यों में इतनी हड़बड़ी में चल रहे एसआईआर की आड़ में क्या ओबीसी का नाम काटने की कोई साजिश चल रही है? एक बीएलओ ने जाते जाते इस देश को यह बता दिया कि मैं तो आत्महत्या कर रहा हूं, लेकिन देखो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिले हक को छीना जा रहा है। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल ये आरोप लगा रहे हैं कि साजिशन चुनाव आयोग इस तरह के काम कर रहा है जिससे पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान के ऊपर गहरा खतरा मंडरा रहा है। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठा है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? गांव में झूठे आंकड़े भरे जा रहे हैं, बीएलओ घर घर नहीं जा रहा। और उत्तर प्रदेश का एक चौंकाने वाला वाकया आपको साझा करूंगा कि बीएलओ जाति देख करके कई बस्तियों में नहीं जा रहे तो फॉर्म नहीं जा रहा, भर कौन रहा? और चुनाव आयोग अपने आंकड़े में दिखा रहा है कि घर घर फॉर्म पहुंच चुका है और बहुत तेजी से प्रक्रिया बहुत अच्छी से चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जब कई राज्यों की तरफ से मुकदमा गया तो क्यों सुप्रीम कोर्ट उन तर्कों को समझ नहीं पा रहा है जो गांव का गरीब किसान भी समझ रहा है? आज के वीडियो में इस संविधान, देश और संवैधानिक लोकतंत्र के लिहाज से सबसे जरूरी मसले एसआईआर पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले अपनी स्क्रीन पर जरा एक सूची देखिए। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलए की मौत हो गई, केवल 22 दिन में। और मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 4, गुजरात बंगाल में भी 4-4, राजस्थान में 3, तमिलनाडु केरल में भी 1-1। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है कि ये आंकड़े और बढ़ जाएं। और कई बीएलओ की ऐसी वीडियो आ रही हैं जिनको देख करके आप सिहर जाएंगे, जिसमें से कोई बच्चा अपनी माँ को चुप करा रहा है कि इतना दबाव मत लो माँ, टूटो मत। वहीं कोई बीएलओ अपने मरने के समय, आत्महत्या के वक्त जब जान निकल रही है तो अंतिम बयान देते हुए कह रहा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार चुनाव प्रक्रिया में हमारे ऊपर के अधिकारी हैं जो दबाव डालकर हमारी जान ले रहे हैं। क्यों खाए? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? एसडीएम, बीडीओ, लेखपाल और सबका यही दबाव था। वहीं किसी के परिजन ये साफ तौर पर देश को बता रहे हैं कि इस देश में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास का वोट काटने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। एक साथ मैं चाहता हूं कि वे वीडियोस को देख लीजिए जो इस देश की चुनावी प्रक्रिया में आपसे भी एक सवाल करते हुए महसूस कराएंगी कि ये जो 1 महीने का दबाव डालकर बीएलओ के लोगों का जीना हराम कर दिया गया है, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ अवसाद में चले गए हैं और कुछ लोग इस काम से आहत होकर नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग झूठे आंकड़े भर रहे हैं ताकि किसी तरह जान बचे। लेकिन इन वीडियोस से लोकतंत्र कितना महफूज बचेगा? आखिरी बात ये है कि एसडीएम बहुत हमें हड़कावत है, हम सस्पेंड कर दे, जबरदस्ती कर देना, नाम बढ़ावा जनरल कार्ड कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है, क्योंकि वोटर वो भी है।
हम अपना पर्सनल काम तो कर नहीं रहे, हम काम उनका कर रहे हैं। कहाँ बीएलओ का कार्य कर रहे थे और अचानक में खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। वहाँ के हेड का फोन आया है कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है क्योंकि मुंह से ब्लड आया था। रात में काम करते थे क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी, रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे, सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था, काम का लोड ज्यादा था। इन वीडियोस को देखने के बाद आपके भी मन में सवाल आएगा कि बीएलओ के ऊपर कितना दबाव है और क्यों है। बड़े अधिकारी तो जान नहीं देंगे क्योंकि उनकी ताकत उनकी जान को बचा लेगी, और जो कमजोर होगा उसके ऊपर वो दबाव ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे ऊपर जो सबसे ताकतवर बैठा है, जो सत्ता के इशारे पर सब कुछ कर रहा है, वो इस देश को अब ये नहीं बताना चाह रहा कि जैसे बिहार में 1 महीने में एसआईआर हुआ, वही दबाव 1 ही महीने में इतने राज्यों में लगभग 51 करोड़ वोटरों का फैसला होना है। 1/3 आबादी से ज्यादा, और वोटरों के लिहाज से तो लगभग बहुत बड़ी आबादी है, लगभग आधे के आसपास। 1 महीने, अगर ये महीना 3 हो जाता तो क्या ये मतदाता सूची अशुद्ध हो जाती? ये बीएलओ के जान की कीमत नहीं है क्या? जैसे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक लंबी और बेहद संवेदनशील और भावुक पोस्ट लिखी और बीएलओ लोगों को यह कहा कि आप कमजोर मत पड़ें, आप आत्महत्या मत करें, आप इसके दोषी नहीं हैं, आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं वो लोग जो गलत काम करवाना चाह रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं और आप जान न दें। जो लोग जान दे चुके हैं उनको सरकार 1-1 करोड़ रुपया दे समाजवादी पार्टी भी आर्थिक मदद कर रही। बंगाल में ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि यह पूरी प्रक्रिया किस तरह से खतरनाक है। केरल, तमिलनाडु और तमाम राज्य, बंगाल भी शामिल है जिसमें वो न्यायालय में पहुंच गए। और न्यायालय में क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि कोई काम नया हो रहा है तो गलत कैसे है, हम कैसे रोक दें, हम कैसे बढ़ा दें। चुनाव आयोग से कहा है कि अलग अलग तारीखें हम दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए। तारीखें कौन सी? किसी को 2 दिसंबर, किसी को 4 दिसंबर, किसी को 9 दिसंबर। और 9 दिसंबर को तो पहली ड्राफ्ट सूची आ जाएगी, और सूची आने के बाद चुनाव आयोग क्या करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट बिहार के मामले में क्या फैसला दे पाया, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं समझ पाया, और सुप्रीम कोर्ट में वो वीडियोस क्या नहीं जानी चाहिए कि कुछ लोग लोकसभा में बिहार में वोट दिए और विधानसभा में उनका वोट नहीं था, और इतनी हड़बड़ी में डॉक्यूमेंटेशन ऐसा। उस पूरी बातचीत को विस्तार से आपको पढ़ना चाहिए। चुनाव आयोग कोर्ट में कह रहा है कि राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। एसआईआर को पहली बार लागू किया जाना इसे चुनौती देने का आधार नहीं है। अगर राज्य ठोस कारण देंगे तो इसी समय बढ़ाने पर विचार कर सकता है, जिस पर कोर्ट की टिप्पणियों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच में कहा गया कि एसआईआर नया होने के कारण इसे रोकने का आधार नहीं बन सकता। फॉर्म 6 भरने मात्र से नाम शामिल कराने के लिए बाध्य नहीं है ईसी। मृतकों, डुप्लीकेटों के नाम हटाना जरूरी, इनकी लिस्ट सार्वजनिक होती है। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल की दलीलें थीं कि एसआईआर लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर असर डालती है। अनपढ़ और आम नागरिकों पर फॉर्म भरने का बोझ असंवैधानिक है। फॉर्म 6 की स्वघोषणा को नागरिकता का पर्याय आधार माना गया है। आधार निवास का प्रमाण है, इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जाना चाहिए। 2 महीने में इतने बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करना व्यवहारिक रूप से मुश्किल, खासकर दूर दराज के इलाकों में। यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, और इस पूरी बातचीत में अब जो डेट डाली गई है वो तो आगे है कि उस पर चुनाव आयोग अपनी जांच करके अपनी रिपोर्ट देगा। दक्षिण भारत के कई दलों में, तमिलनाडु में डीएमके, सीपीआई, टीवीके, वीकेसी, इन सबों ने भी कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। एमडीएमके ने तो इसे कहा कि एसआईआर मूल अधिकारों का उल्लंघन है। केरल हाई कोर्ट ने कह दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम यहां पर कोई फैसला नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली की, कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी कमीशन बन गया है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर का मतलब यह है कि वहां घुसपैठिए हैं। बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि एसआईआर में 10 लाख से अधिक फॉर्म अमान्य मिले, जहां लोग नहीं मौजूद थे, डुप्लीकेट हैं, मृत या दूसरे स्थानों पर चले गए। जबकि टीएमसी का कहना है कि हमने 10 सांसदों का समय मांगा है मिलने के लिए आयोग से, और वो मिलने के लिए 5 को बुला रहे हैं। बंगाल में एसआईआर से जुड़े डर के चलते मौतों पर तृणमूल कांग्रेस हमलावर है। यानी ममता बनर्जी पूरी तरह से लामबंद है। तमिलनाडु में स्टालिन और केरल के तमाम दलों ने बहुत सख्ती से एसआईआर को चुना है।
कि अगर इसे हम ध्यान नहीं देते हैं तो यह मतदाता सूची को उस तरह से प्रभावित कर देगा जो आगे जाकर के नुकसान करेगा। यही काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पूरे संगठन को उतार दिया है। उन्होंने एक जगह तो यह बयान दे दिया कि जो लोग टिकट पाना चाहते हैं वो लोग अगर एसआईआर में काम नहीं किए तो कोई टिकट नहीं मिलेगा। सच बात तो यह है कि अगर एसआईआर को गंभीरता से नहीं लिया गया तो टिकट ले लो, फिर भी चुनाव अगर हार जाओगे तो क्या करोगे। इसलिए जमीन पर वोट के अधिकार को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने बाकायदे, चाहे वो बीएलओ के पक्ष में अपना बयान देना हो या एसआईआर को समय सीमा को 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने करने का मांग हो, समाजवादी पार्टी ने कई तरह के सवाल उठाए। लेकिन आज मैं कुछ बेहद गंभीर सवाल जो समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। और जरा आप भी गौर से समझिए कि जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, जो कोर्ट को नहीं दिख रहा है, कोर्ट को कई पुराने ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट ने वो वीडियोस नहीं देखी जिसे दुनिया ने देख लिया था। कोर्ट कितने तटस्थ और निष्पक्ष हैं इसका मूल्यांकन आप भी करिएगा। जैसे इस देश की मीडिया और चुनाव आयोग कितना तटस्थ और निष्पक्ष बचा हुआ है, इसकी आप समझदारी बनाते हैं तो बेहतर है, और अगर नहीं समझदारी बनाते हैं तो फिर सब कुछ तो अच्छा है ही। लेकिन आज 13 पॉइंट जो समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है, जरा इसको सुनिएगा। और ये चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 24 नवंबर को लिख दी थी और उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से 403 विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश में 1,62,486 स्थलों पर 15,44,30,092 मतदाताओं के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि पूरे प्रदेश से लाखों वैध मतदाताओं के गणना प्रपत्र अधिकांश बीएलओ द्वारा गलत ढंग यानी अवैध ढंग से बीएलओ ऐप में अपलोड किया जा रहा है। ऐसे सभी वैध मतदाताओं को जिनको गलत ढंग से अपलोड किया गया है 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची प्रकाशित होने पर ईआरओ द्वारा नोटिसें भेजकर सुनवाई के लिए मतदाताओं को बुलाया जाएगा। उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, दस्तावेजों की ऑनलाइन गहन जांच पड़ताल की जाएगी। जिसको नोटिस प्राप्त नहीं हो पाएगी अथवा दस्तावेज की मैचिंग नहीं हो पाएगी, ऐसे सभी मतदाताओं का नाम 7 फरवरी 2026 की अंतिम मतदाता सूची से कट जाएगा। यानी समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत बारीकी से रेखांकित भी कर रही है और बाकी दल भी कर रहे हैं कि भाई जिस देश में शिक्षा का स्तर इतना खराब है, जिस देश में गांव में सड़कें नहीं है, तकनीक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल ढंग से लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन सारे गरीबों, कमज़ोरों और हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों के लिए ये कागजी कार्यवाही थोपी जो गई है वो कितनी जटिल है। और ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने सवाल पूछा था कि बीएलओ को ट्रेनिंग देने की बात चुनाव आयोग ने जो की थी, जरा बीएलओ से बताएं, पूछ कर बताएं कितनी ट्रेनिंग दी चुनाव आयोग ने, कितना समय दिया उनको चुनाव आयोग ने, और बीएलओ के ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं। और कितना गलत काम कर रहे हैं यह आगे जरा सुनिए और सोचिएगा कि भारत के लोकतंत्र के लिए एसआईआर कितना गंभीर सवाल है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी चिट्ठी में लिख रही है कि समाजवादी पार्टी के बीएलए तथा कार्यकर्ता मतदाताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस मतदाता का नाम 2025 की सूची में है और उसी मतदाता का नाम 3 की मतदाता सूची में भी है और दोनों कॉलम में पूर्ण विवरण सही ढंग से भरकर बीएलओ के पास गणना प्रपत्र जमा कर दिया गया है। बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र को जब बीएलओ ऐप में अपलोड किया जाता है तब 25 की मतदाता सूची वाला पहला कॉलम यानी थर्ड ऑप्शन अपलोड हो जाता है, लेकिन 3 की मतदाता सूची वाला नीचे बाएं कॉलम यानी फर्स्ट ऑप्शन ऐप में नॉट फाउंड बताता है। बीएलओ द्वारा ईआरओ से शिकायत किए जाने पर ईआरओ सुपरवाइजर आदि बीएलओ पर गणना प्रपत्र को थर्ड ऑप्शन में अपलोड करके सबमिट करने के टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं और गणना प्रपत्र गलत ढंग से अपलोड किए जा रहे हैं। अब बताइए यह बात कितने लोगों को समझ में आएगी? यह बात बीएलओ समझते हैं और बीएलओ में जो जागरूक हैं, समझदार हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं कि हमें कोई जिम्मेदारी मिली है, देश में इतनी गंभीर जिम्मेदारी मिली है तो हम उसे अच्छे से निभाएं, वो निभा नहीं पा रहे हैं। बदहवास, बेबस, लाचार और बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। और चुनाव आयोग को 1 महीने में ये एसआईआर करवा देना है। ना आपने ट्रेनिंग दी, ना आपने उनको सुविधा दी और दबाव सबसे ज्यादा दिया, टारगेट दे दिया। तो गलत ढंग से वो ऐप पे डाउनलोड कर रहे हैं
और जिसका वोट कटेगा उसे तो पता ही नहीं। गांव के ढेर सारे लोग एक बार के, पहली बात तो सब लोग के पास बीएलओ पहुंच भी नहीं रहा है, अभी आगे मैं दिखा रहा हूं। और जिसके पास पहुंचा भी, या जो लोग बीएलओ तक पहुंच गए, एक बार अगर कोई कागज भर देगा तो उसके बाद उसे लगेगा कि अब तो हमारा काम हो गया, लेकिन पीछे क्या खेल हो रहा है, ऐप में क्या डाउनलोड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जब अगली सूची में नोटिस भेजी जाएगी तो वो नोटिस कितने लोगों तक पहुंचेगी? नहीं बहुत सारे लोग तो अभी तक पता ही नहीं है साहब। सच बात यह है कि इन राज्यों में एक बहुत बड़ी आबादी को पता ही नहीं है कि वहां एसआईआर हो रहा है, और ये देश इतने बड़े तमाशे को चुपचाप देख रहा है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ उदाहरण सुनिए और जिससे हकीकत समझ में आएगी कि एसआईआर की आड़ में हो क्या रहा है। पहला एग्जाम्पल, बजनौर के नगीना विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश बीएलओ द्वारा मतदाताओं का भरा गया गणना प्रपत्र फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को नजरअंदाज करके थर्ड ऑप्शन में सबमिट किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस जाएगी। और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर नोटिस गई और उन्हें नहीं पहुंची तो फिर सारे लोगों का नाम कट जाएगा। कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझनी चाहिए। एक और नायाब नमूना देखे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया का। सीतापुर जिले के सिधौली विधानसभा के पोलिंग स्टेशन नंबर 309 की बीएलओ मानसी सिंह, जो ठाकुर समाज से आती हैं, पिछड़े दलित मुस्लिम बस्तियों में जाकर गणना प्रपत्र बांटने से इनकार कर रही हैं। बीएलओ का कहना है कि जिसको फॉर्म लेना हो वह मेरे पास आकर फॉर्म ले सकता है, मैं आबादी में नहीं जाऊंगी। मानसी सिंह ने अभी तक अपने बूथ के 910 मतदाताओं में से केवल 600 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटा है और केवल 57 गणना प्रपत्र अपलोड किया है। उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ अगर किसी ऊंची जाति का है, सो कॉल्ड अपने ऊंचेपन के तहत, बीमारी के तहत, वो कह रहा है कि हम इन बस्तियों में जाएंगे नहीं, जिसको जरूरत है वो अकेले। क्या चुनाव आयोग, समाजवादी पार्टी ने इसको अपनी चिट्ठी में भी दर्ज किया? क्या चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया को यह नहीं दिख रहा? इससे आगे और देखिए, देवरिया के बरहज विधानसभा के गणना प्रपत्र विवरण एवं संग्रह की गति इतनी धीमी है कि 10% भी अभी तक ऑनलाइन काम नहीं हुआ। वहीं अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में 2003 की मतदाता सूची आज तक उपलब्ध नहीं हुई। फर्रुखाबाद का मामला तो और नायाब है। फर्रुखाबाद जिले के उत्तर प्रदेश में आता है। उस जिले के सभी विधानसभाओं के लिए जब 2003 की मतदाता सूची डाली गई तो उसको देख करके लोगों ने अपना फॉर्म भरा और सबमिट कर दिया। बाद में पता चला कि वो गलत थी, दोबारा भेजी गई। दोबारा कोई भर पाया, कोई नहीं भर पाया, पता भी नहीं है कि दोबारा आई, उसका क्या होगा? इतनी साजिशें बिछा दी गई हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया से कैसे नाम काट दिया जाए। और पूरी प्रक्रिया इतनी स्लो है जिसका कोई मामला अभी तक मीडिया में नहीं उठा है। एक दिन में 50 फॉर्म अपलोड होगा और बीएलओ के ऊपर दबाव है कि इतने दिन में टारगेट पूरा कर दो। बीएलओ करेगा क्या? फर्जी काम करेगा, मजबूरी है, दबाव ऊपर से। क्यों दबाव इतना है? और पूरे देश में मीडिया इस बात पर चर्चा क्यों नहीं कर रही? अगर ममता बनर्जी कोई सवाल उठा रही हैं, अगर अखिलेश यादव कोई सवाल उठा रहे हैं, अगर एमके स्टालिन कोई सवाल उठा रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ इसे कोर्ट से लेकर के सड़क तक इसे बड़ा मुद्दा बता रही हैं, तो इस पर बात क्यों नहीं हो रही? क्या पूरे देश के लोकतंत्र को खोखला कर देने के लिए इस तरह के काम किए जाएंगे जिसको दिखाया तो यह जाएगा कि एसआईआर तो एक अच्छा काम है, मतदाता सूची शुद्ध की जा रही है, लेकिन उसके आड़ में क्या हो रहा है, इस बात को जरा गौर से समझिएगा और बहुत जिम्मेदारी से इस लोकतंत्र के सबसे बड़े काम को लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो गांव-गांव तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि ये जो दिक्कतें आ रही हैं इससे बचना है, लोगों को जागरूक करना है। अगर जागरूक नहीं होंगे, अपने वोट के अधिकार को नहीं बचा पाएंगे, तो फिर आपका वोट देने का अधिकार अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर लोकतंत्र में आपकी जगह कहां होगी? फिर आप भेड़ बकरी की तरह डंडे से हाँके जाएंगे, उसके लिए तैयार हो जाइएगा। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने जो हक दिया उसे बचाना तो आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए एसआईआर को हर काम छोड़ करके प्राथमिकता पर रखिए और ऐसी वीडियोस को घर घर पहुंचाइएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जरूरी सूचना के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही जरूरी मसलों पर बातचीत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।